Hello everyone, welcome back in the Essay Enrichment Program courses. This is lecture 2 and आज की lecture solely dependent होगी how to write introduction for an essay. और यह कह सकते हैं कि in how many ways कितने तरीके से हम अपने essay की introduction को different ways में लिख सकते हैं. बट आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 मिनट में रिकैप करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था. एंड हमारी जो सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुई थी वो ये बात से हमने स्टार्ट किया था अपनी लेक्चर को कि ऐसे राइटिंग कोई आर्ट नहीं है जो कि कोई बाय बर्थ उसे लेके आता है या फिर जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है सिर्फ वही अच्छी ऐसे राइटिंग कर सकता है, जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है वही सिर्फ अच्छी आंसर राइटिंग कर सकता है, ऐसे राइटिंग कर सकता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे राइटिंग इज़ द प्रोसेस, ऐसे राइटिंग इज़ द लर्निंग. फॉर दिस हमें एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना होता है, पार्टिकुलर स्टेप्स ऑफ लर्निंग फॉलो करनी होती है. देन आफ्टर एवरीवन कैन राइट अ गुड ऐसे. फिर इसके बाद हमने देखा था जो भी डाउट्स रहती है हमारे मन में बिफोर राइटिंग ऐसे, वो सभी डाउट्स को हमने सॉल्व किया था. देन आफ्टर हमने अपने जो मेंस की प्रिपरेशन होती है उसमें कैसे कितनी मार्क्स की वेटेज होती है और किस सेक्टर में हमें कितनी फोकस करनी है, इस चीज़ को डिटेल में देखा था कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कौन सी टॉपिक पे कितनी अधिक मेहनत करनी है, किस पे कितनी अधिक फोकस करनी है, उसे हमने देखा. देन आफ्टर जब भी हम ऐसे राइटिंग करें फिर उसके बाद हम मॉक ऐसे राइटिंग करें तो उसमें हमारी टारगेट स्कोर कितनी होनी चाहिए. तो टारगेट स्कोर 135 से 150 के बीच में और ऐसे राइटिंग में 150 बेस्ट स्कोर मानी जाती है. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस, दैट इज़ यूपीएससी की क्या डिमांड्स है रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग. ये कोई स्कूल के लिए हम लोग जो है ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हैं, दिस वन इज़ फॉर यूपीएससी. सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूपीएससी. तो यूपीएससी हमसे ये 4 पॉइंट चाहता है, दैट इज़ रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल, कंसाइज प्रेजेंटेशन, अपनी जो आर्गूमेंट है उसे ऑर्डरली फैशन में जो है क्या लिखिए, एंड एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन विल बी रिवार्डेड. इन सभी पॉइंट पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया और हर पॉइंट पे हमने वो एग्जांपल्स लिया जो कि यूपीएससी की प्रीवियस ईयर की ऑलरेडी क्वेश्चन पूछी हुई है. देन आफ्टर इससे डिस्कस करने के बाद हमने देखा था दिस वन द 4 पॉइंट, सर्टेन डूज एंड डोंट, क्या हमें ऐसे राइटिंग में करनी है और क्या हमें बिल्कुल नहीं करनी है. ये इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हमने फिर देखा स्टेप्स ऑफ आंसर राइटिंग कि उसमें स्टेप्स में 2 बातें हमने बहुत डिटेल में इसमें समझा था. एक तो हाउ टू चूज़ द टॉपिक, तो टॉपिक कोई भी टोटल आपके पास 8 ऑप्शंस होती है ऐसे राइटिंग में, जिसमें से कि इस 8 में 2 ऐसे आपको लिखनी है. तो इसमें से कौन सी टॉपिक को आप सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड्स करेगी. देन आफ्टर जो पूरी की पूरी ऐसे राइटिंग की सोल होती है दैट इज़ नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने देखा था और यही एक प्रोसेस है और यही ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स निकल के सामने आता है जिससे हम कोई भी टॉपिक पे ऐसे राइटिंग कर सकते हैं. देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इज हाउ टू राइट वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे, और यहीं से हमारी आज की क्लास स्टार्ट भी होगी. तो हमने बात किया था कोई भी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे होता है उसकी 3 पार्ट्स होती है. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज बॉडी एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन. आप इसे आम भाषा में और एनालॉजी के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं. इंट्रोडक्शन को आप बोल दीजिए ये क्या है, मूवी का जो है ना ये ट्रेलर है, और जो बॉडी है वो इंटायर मूवी की क्या है, वो स्टोरी पार्ट है पूरी जो आप मूवी देखते हैं. एंड देन आफ्टर कंक्लूजन में आपको क्या लिखनी है कि जो भी आप मूवी देखे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड देम, और आप जो चीज़ उसमें से देखते हैं उसका क्या कीजिए एक फ्यूचरिस्टिक विज़न जो है आपको कंक्लूजन में लिखनी है, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस लिखनी है. ये हमारी कंक्लूजन होगी. हालांकि सिर्फ इतनी बात नहीं है, हम काफ़ी डिटेल में एक कंप्लीट लेक्चर कंक्लूजन पे बेस्ड होगा हमारा. आज का लेक्चर सोलली इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है.
और यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। देखो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन का इटसेल्फ 3 पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, अभी बस आपको समझना है। हर चीज़ पे हम काफ़ी सारे रियल एग्जाम्पल्स लेंगे, रियल टॉपिक लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ऐसे को, फिर ये समझेंगे। अभी बस इतनी हमें समझनी है कि इंट्रोडक्शन की 3 पार्ट्स होती है। फर्स्ट पार्ट्स में आप आइदर कोट्स लिखेंगे और एनेक्डोट्स लिखेंगे, पोएम से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी चीज़ से, जो भी चीज़ से अपनी ऐसे को आप स्टार्ट कर रहे हैं वो भी चीज़ क्या होती है, इन सभी चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से समझना है। तो जो चीज़ हम ये जो यहाँ पे लिखेंगे उसकी रेलिवेंस फिर उसके नीचे हमें लिखनी है, पैराग्राफ चेंज करके। रेलिवेंस ऑफ ये जो आपने जो अब ये कोटेशन एनेक्डोट पोएम लिखा है उसकी रेलिवेंस क्या है इस थीम से, इस टॉपिक से, जिस पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। देन आफ्टर हमें लिखना होता है लिंकिंग पैराग्राफ। ये 3 पार्ट होती है। इसे अभी यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं, पहले हम आगे देखते हैं, देन आफ्टर फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे और इस चीज़ को समझेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता है हमें बॉडी लिखनी होती है, एंड बॉडी के बाद होती है हमारी कंक्लूजन। कंक्लूजन की भी 2 पार्ट्स होती है, वन इज पेनल्टीमेट कंक्लूजन एंड अनदर वन इज अल्टीमेट कंक्लूजन। दोनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे लेक्चर 3 में। इंट्रोडक्शन में 3 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज रेलिवेंट टू द थीम ऑफ ऐसे। जो भी हमारी ऐसे की थीम होगी उसके हमें रेलिवेंट रहना है, हमारा इंट्रोडक्शन उस तरह से होना है। सजेस्टिव मीन्स सजेस्टिव ऑफ थीम ऑफ योर ऐसे, दैट इज व्हाट इज योर स्टैंड ऑन द टॉपिक। आपके क्या स्टैंड है जिस टॉपिक पे ऐसे दी हुई है, तो आपका स्टैंड क्या है उस पर। एंड थर्ड वन इज कैप्टिव एंड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसे का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए ना, मोस्टली ऐसे का इंट्रोडक्शन 1 कंप्लीट पेज जाता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो वो जो फर्स्ट पेज होगा आपका ऐसे का, वो इतना इंटरेस्टिंग लगे ना कि जब एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक करे उसे लगे अरे वाह क्या लिखा है बंदे ने, मतलब क्या उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। ऐसे हमें हमारी इंट्रोडक्शन को लिखनी है। अब आते हैं मुद्दा की बात। मुद्दा की बात ये है कि ये जो हमने बात बताया, इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट्स होगा दैट इज कोट, एनेक्डोट और पोएम, सिर्फ ये 3 ही नहीं होता है। आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास टोटल इतनी सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी एक चीज़ इसमें से उठाना है, उससे ऐसे को स्टार्ट करना है। आइदर आप कोट्स लिख सकते हैं, एनेक्डोट्स लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग डिटेल में करके एक एक देखेंगे अभी। प्रीमाइस और बैकग्राउंड लिख सकते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट, करंट डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने ऐसे के टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइदर आप क्वेश्चन पोज कर सकते हैं, पैराडॉक्स लिख सकते हैं, कन्वर्सेशन लिख सकते हैं, एंड इवन दोहा भी से भी आप ऐसे की स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कोट्स। तो कोट्स के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें। एक तो क्या, एक ऐसे राइटिंग यदि आप कर रहे हैं तो 1 ऐसे में मैक्सिमम 3 कोट्स लिखिएगा, उससे ज़्यादा लिखना एक वेग हो जाता है। तो फिर लगेगा जो एग्जामिनर को इसने सिर्फ कोट रट के आया है और जहाँ मन तहाँ उसे घुसाने की वो कोशिश कर रहा है। तो 3 कोट्स मैक्सिमम माना जाता है 1 ऐसे में। एंड सेकेंड वन इज, इतनी लंबी हमारी यूपीएससी की जर्नी होती है और इतनी बड़ी सिलेबस है, मोस्ट ऑफ टाइम हम थिंकर का नाम भूल जाते हैं, हम उसका नाम भूल जाते हैं जिसकी हम कोट्स लिखना चाह रहे हैं। यदि आप किसी भी कोट राइटर का आप जो है क्या, यदि उसकी नाम नहीं पता है आपको, देन आफ्टर क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो है उसे लिखना है। और यदि उसका जो है कि आप राइटर का नाम जानते हैं, देन आप क्या कीजिए, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख के और नीचे राइटर का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम 3 कोट्स हमें यूज करनी है। एंड इफ़ यू डोंट नो द नेम ऑफ पर्सन, राइट कोट इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अब इसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें एक ऐसे की टॉपिक लिखनी थी, अ वुमेन एजुकेटेड इज़ अ वुमेन एम्पावर्ड। मतलब क्या,
यदि वुमेन को एजुकेशन मिल जाती है तो वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड हो जाती है। बात कर रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। सपोज दैट हमने अपना इंट्रोडक्शन कोटेशन से स्टार्ट किया, तो हमने एक कोटेशन लिखा, देयर इज नो ग्रेटर पिलर ऑफ स्टेबिलिटी देन अ स्ट्रॉन्ग फ्री एंड एजुकेटेड वुमेन, और इसको इन्वर्टेड कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया और नीचे राइटर का नाम लिख दिया एंजेलिना जोली। क्लियर है बात यहाँ से? तो कोटेशन में इतनी ही जानकारी थी। ऐसे राइटिंग में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट और जो है कि सबसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है बहुत सारी ऐसे की, यदि आप एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी, एक ऐसा स्टोरी जो कि उस थीम पे बेस्ड हो, जो थीम आपकी ऐसे की टॉपिक है, और ऐसा आपने एक स्टोरी बनाया ना कि मतलब बंदे को सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब जो भी आंसर चेक करने वाले पर्सन्स है उसे लगा अरे ये तो बिल्कुल सारा का सारा जो है ना गीता का सार इसने जो है लिख दिया है। ऐसा स्टोरी वो डिपेंड्स नहीं करता है कि आपकी जो शॉर्ट स्टोरी जो आपने लिखी है वो रियल लाइफ है या फिर फिक्सन है। मतलब आपके दिमाग की उपज है, आपने लिखते लिखते ऐसे लिखना था, थोड़ी सी मन में थिंकिंग किया, एक कहानी अपने मन से बना दिया और उस कहानी को लिख दिया, वो भी एनेक्डोट्स हो सकता है। जनरली माना जाता है कि 1 एनेक्डोट्स इन 1 ऐसे इनफ होता है। बट यदि आपके पास फिलोसफिकल टॉपिक मिल जाए, जैसे कि आजकल यूपीएससी जो है क्या ऐसे राइटिंग में भी काफ़ी ग्रेट चेंजेस कर रहा है, वहाँ पे यदि आपसे फिलोसफिकल टॉपिक पूछ रहा है तो वहाँ पे आप मोर देन 1 एनेक्डोट्स लिख सकते हैं, 2-3 लिख सकते हैं, चलता है वहाँ पे। बिकॉज फिलोसफिकल टॉपिक है तो आपको बहुत सारा फिलोसफिकल स्टोरी से कोटेशंस लेनी होगी, फिलोसफिकल स्टोरी को कोट करना होगा, तो वहाँ पे ये चल सकता है। एनेक्डोट्स को जैसा हमने भी बात किया, मोस्ट पावरफुल वेपन टू स्टार्ट द ऐसे, ऐसे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पावरफुल वेपन है एनेक्डोट्स। इसे भी समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो एजुकेशन का थीम क्या था, हमारा ऐसे का थीम था एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अ लेवलर और सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है टॉपिक ऐसे की कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है वो लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहा है या फिर किसी के साथ इनइक्वालिटी हो रहा है। और देखो इसे कैसे स्टार्ट किया गया है, इसे एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, अपने मन से कहानी बनाते हैं। क्या मान लेते हैं, देयर आर 2 गर्ल्स, गीता एंड प्रिया आर 2 यंग 14 years old who aspire to become a doctor। दोनों की चाहत है डॉक्टर बनने की। While Geeta belongs to a well-to-do family, goes to public school in city and has means to achieve her dreams, but प्रिया के साथ क्या कंडीशन है? प्रिया on the other hand is worried if she will be able to continue her education, since the RTE Act offers only free primary education and her family of farmers can't help her pursue further एजुकेशन। बस हो गया, एनेक्डोट्स हमने लिख दिया। और ये बिल्कुल ये स्टोरी अब बता रहा है कि गीता के पास सारे एडवांटेज हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही है, फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो वो क्या कर सकती है, आगे की एजुकेशन जो है फर्दर स्टार्ट कर सकती है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया के साथ कंडीशंस क्या है, ड्रीम काफ़ी बड़ी रहती है, बट बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो अपनी जो है कि ड्रीम्स को आगे अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक चैलेंज होती है। हमने एनेक्डोट लिखा। अब कुछ समय पहले हमने बात बताया था अभी, हमारा जो एनेक्डोट्स होगा उसका 3 पार्ट होगा। फर्स्ट वन तो इटसेल्फ क्या होगा, आइदर एनेक्डोट कोट कुछ भी लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा उसका रेलिवेंस क्या है, उस एनेक्डोट का रेलिवेंस क्या है। देन आफ्टर हमने बात किया था लिंकिंग पैरा भी होना चाहिए। यहीं से समझते हैं। हमें ऐसा नहीं था सिर्फ ये कोटेशन, हम ये एनेक्डोट लिख दिए छोड़ दिए, स्टोरी मतलब जो है हमारा जो है आंसर राइटर जो हमारे एग्जामिनर होंगे वो इसे देख लेंगे, समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा इसकी मकसद क्या है, तो उसी की रेलेवेंस देखो। तो उसे हम लोग यहाँ से देखते हैं। द एबव केस शोज द class dichotomy that plague our education system today and forces us to ponder if education is a leveler
और सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी इन टूडेज टाइम। ठीक है, हमने इसकी रेलेवेंस बता दिया। देन आफ्टर अब लिंकिंग पैराग्राफ। लिंकिंग पैराग्राफ में हमें क्या लिखनी है कि हम अब अपने एग्जामिनर को ये बताना चाहते हैं, जो हमारे जो कॉपी चेक करेंगे उसे ये बताना चाहते हैं अब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे पूरी की पूरी ऐसे में क्या लिखेंगे। जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसा होता है, मूवी की ट्रेलर की तरह हम पूरी की पूरी अब इससे स्टोरी बता देंगे हम आगे क्या लिखना चाहते हैं। तो हम लिंकिंग पैराग्राफ में ये बताते हैं, दिस essay attempts to answer the question by understanding the evolution of education system in India, the status of education and then suggestive measure to resolve the challenge। हमने सारा बात बता दिया उसे कि क्या अभी सिचुएशंस है एजुकेशन सिस्टम की, कैसे ये इवॉल्व हो रहा है, क्या अभी स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद क्या सजेस्टिव मेजर्स होगी इन जो भी चैलेंजेस फेस किया जा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम उसे रिजॉल्व करने का, एंड डन। और यहाँ पे जाके हमारा इंट्रोडक्शन एंड होगा। बात समझते हैं। देखो मैंने काफ़ी इसको शॉर्ट में, चूँकि मुझे जगह बचानी थी, मैंने छोटे छोटे वर्ड में लिखा है। आप जब इतना शॉर्ट में, ये तो बिल्कुल इतना सा पोर्शन ही 1 लाइन में जाएगा। जब आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी रियल मॉक के लिए तो थोड़ी बड़ी बड़ी लिखनी है, बिकॉज हमें पेज भी फिल करनी है, तो ये हाफ पोर्शन भी आता और मोस्टली ये 1.5 पेज में आपका इंट्रोडक्शन जाएगा। तो इंट्रोडक्शन का ऑलवेज 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स मतलब क्या, एक तो आप जो कोट एनेक्डोट पोएम इससे स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर उसकी रेलेवेंस बतानी है, देन आफ्टर उसमें लिंकिंग पैरा बतानी है जहाँ पे कि आप टोटल चीज़ उसे बताएंगे कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ से? तो हमने इस पॉइंट से समझा एनेक्डोट कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद एक और देखो एग्जाम्पल्स है, इससे भी समझते हैं। जैसे कि टॉपिक था इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। ठीक है, क्लियर है टॉपिक कि जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी है एंड उसमें कुछ चैलेंजेस भी है। अब देखो यहाँ से समझते हैं, एनेक्डोट्स समझते हैं यहाँ से। अ दलित बाय बर्थ कल्पना सरोज वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में कल्पना सरोज की शादी हो जाती है। फेसिंग हैरेसमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड सी वॉज रेस्क्यूड बाय हर फादर। उसके जो हस्बैंड है उसे टॉर्चर कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे, तो उसके जो कल्पना सरोज के पिताजी थे उन्हें वो वापस घर ले आए। देयर वॉज अ टाइम वेन कल्पना सरोज वॉज फोर्स टू वर्क फॉर 2 रुपीज़ अ डे। एक समय था जब कल्पना सरोज को 2 रुपये पर दिन में काम करना पड़ता था। So she started a garment factory in Mumbai and today she runs a $100 million garment industry. A real slumdog millionaire, she was awarded Padma Shri in 2013. देख लो, मतलब कितना बिल्कुल कहते हैं ना हिट दी बुल्सआई, डायरेक्ट हमने हिट किया अपने टॉपिक पे। कैसे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप यदि माइंड में हो तो वह एक नया दरवाज़ा खोल देता है, एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। जैसा कि कल्पना सरोज के साथ हुआ, जो 2 रुपये पर डे अर्न करती थी वो जो है क्या $100 मिलियन कंपनी की मालिक है भी वो। ठीक है, तो ये हमारा एनेक्डोट्स हो गया। अब हम इसकी रेलेवेंस हमें इसको बतानी है। रेलेवेंस क्या है? द एबव एग्जाम्पल। रेलेवेंस में कुछ नहीं, जो आप ऊपर एनेक्डोट्स लिखते हैं बस उसी को थोड़ा मीनिंग में समझा दीजिए, बस उतना ही करना है। द एबव एग्जाम्पल शोज द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स लाइफ फ्रॉम रेजेस टू रिचेज। हो क्या ये? देन आफ्टर मैंने बात किया था अभी लिंकिंग पैराग्राफ। लिंकिंग पैराग्राफ में हमें क्या करनी है, पूरी फ्यूचरिस्टिक विजन इसमें दिखा देनी। हम टोटल अपने ऐसे राइटिंग में क्या क्या करेंगे अभी। उसके बाद हमने थोड़ा सा इनोवेशन को डिफाइन कर दिया। Innovation is defined as thinking out of box, coming out of unique yet useful solution. Entrepreneurship is linked with innovation, where a person starts own enterprise rather than depending on others. With more than 65% population below 35 years of age, India has a huge opportunity in innovation and entrepreneurship. इन दिस ऐसे अब हम बता रहे हैं उसे, वी विल एग्जामिन दिस अपॉर्चुनिटी। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है डाइवर्स फील्ड में, हम उसे डिस्कस करेंगे इन लेटर पार्ट। उसके बाद वी विल ऑल्सो एनालाइज द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट
इसके साथ क्या क्या चैलेंजेज है उसे भी हम लोग बताएंगे। फाइनली वी विल ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशन टू दीज चैलेंजेज, उसके बाद सॉल्यूशंस बता देंगे। दिस वन इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। इससे आपको काफ़ी आइडिया आया होगा कि हम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे। और इसके लिए एक बात बहुत ध्यान से भी सुननी है, आपको जानी है, सर्च करनी है, विजन आईएएस की वेबसाइट पे जानी है। विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाके रिसोर्सेज सेक्शन में जाके जाना है और वहाँ पे देखना है टॉपर्स आंसर कॉपी। टॉपर्स आंसर कॉपी में आप टॉप 10 में जो भी है या फिर बहुत सारे ऐसे में आपको दिखेगा टॉप 44, टॉप 30, उसमें से जो भी कुछ आप जो है रेंडमली 8-10 कॉपी को खोलिएगा ऐसे राइटिंग वाले का। उसके बाद आप एक बार अब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, देन आफ्टर आपको दिखेगा एक डेफिनेट सभी के कॉपी में पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रीमाइस एंड बैकग्राउंड कि इससे भी कैसे ऐसे स्टार्ट किया जा सकता है। हमने टोटल अभी क्या बात किया है, हमारे पास ऐसे राइटिंग स्टार्ट करने का टोटल कई सारे प्रोसेस है। कोट्स को हमने समझ लिया, एनेक्डोट्स को देख लिया। थर्ड वन में है कि प्रीमाइस और बैकग्राउंड से भी ऐसे को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे तो इसे कुछ ऐसे समझते हैं प्रीमाइस और बैकग्राउंड बता के। तो मान लो एक टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज द नीड ऑफ आवर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर टॉपिक है कि इंसान में जब हम ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, तो वो चीज़ क्या है, एक जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स व्हेन, जब आप उसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन, बाय द हेल्प ऑफ हेल्थ, ये सभी जब उसे प्रोवाइड होता है तो इंसान भी क्या हो जाता है, एक रिसोर्स बन जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज द नीड ऑफ आवर, तो कहता है ये समय की भी डिमांड है कि इंसान में इन्वेस्ट किया जाए। तो इसमें एक प्रीमाइस हम ऐसे इस तरह से एक भूमिका और एक बैकग्राउंड इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड एजेज, मतलब जैसे कि दुनिया बूढ़ी हो रही है, इंडिया विल हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन। वी आर इन द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड which are ready to power the economy with the fruits of its labor and effort। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास सबसे अधिक वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो हमने उसी चीज़ को लिखा, इंडिया विल हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन। और हम लोग किस फेज में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में। यह एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे कि वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ द केस विथ इंडिया। और उससे क्या होगा कि ये जो क्या करेगा, ये पावर करेगा हमारे इकोनॉमी को विद द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर एंड एफर्ट। द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन फ्रंट ऑफ अस ओपन्स अप एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज which could be redefined the Indian experiments if harnessed properly। मतलब क्या, यदि हम इसे अच्छे से यूज़ करेंगे हमारे ह्यूमन कैपिटल को, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड को, यह हमें बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अब यहाँ से उसके बाद हम यहाँ से जो प्रीमाइस जो क्रिएट करना चाह रहे थे वो अब यहाँ से क्या करा गया, however it is not a guarantee, it only creates a potential, it all depends upon the quality of workforce। मतलब सिर्फ मान लो हम बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो चुके हैं, ढेर सारे पॉपुलेशन है, बट आप यदि सोचिए उसमें स्किल नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वह कैसे एक जो है क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स बनेगा, वो कैसे हमारे जो है लेबर मार्केट को जो नीड है उससे वो दे पाएगा। That's why it is telling that here, however it is not a guarantee, it only creates a potential, it all depend, यह तब डिपेंड करेगा upon the quality of workforce which is entering into the labor market। लेबर मार्केट में जो जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। So to ensure the qualitative workforce, investment in human capital is the need of our। देख रहे हो कितना डायरेक्ट हिटिंग है हमारा जो टॉपिक था,
इसीलिए हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो मतलब थीम है ना उसको डायरेक्ट हिट करे, बस उतना। ये चीज़ पूरी की पूरी कहानी को, अब आगे की जर्नी को बता देगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा स्टैंड क्या है रिगार्डिंग, और मतलब क्या जो चीज़ टॉपिक में पूछा जा रहा था यह नीड ऑफ आवर है, यस हमने बोला हाँ यह है, ये चीज़ प्रॉब्लम्स है, इसकी इतनी फ्रूट सॉल्यूशंस भी है, बट इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये था। नेक्स्ट यू कैन राइट योर ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट और करंट डेवलपमेंट। मान लो कि आपके पास कोई एक रिपोर्ट है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडियाज रैंकिंग इज 161 आउट ऑफ 181। इस तरीके से भी ऐसे को रिपोर्ट के आधार पे स्टार्ट किया जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे। और करंट डेवलपमेंट पे कोई आईआर पे बातें चल रही है, कोई मान लो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा है, कोई दो भी देशों के बीच डायलॉग हो रही है, दो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर के बीच डायलॉग हो रही है, आप उसे भी लिख के स्टार्ट कर सकते हो अपनी ऐसे राइटिंग को। एग्जाम्पल मान लो एक टॉपिक लेते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई टॉपिक है ऐसे राइटिंग की, आंसर ऐसे राइटिंग की। हाँ, तो एक मान लो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या कि बराक ओबामा जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग हिज फाइनल टर्म ही एड्रेस्ड द जर्नलिस्ट एंड सेड। तो जब बराक ओबामा रिटायर हो रहे थे पॉलिटिक्स से, तो वो उन्होंने एक एड्रेस किया जर्नलिस्ट को एंड सेड मीडिया शुड नॉट बी साइकोफेंटिक। मतलब क्या, ऐसा नहीं हाँ में हाँ मिलाने वाला, इस तरह का मीडिया नहीं होना चाहिए। दे शुड बी सेप्टिक, मतलब क्या, संशयवादी, वो हमेशा हर चीज़ पे जो है क्वेश्चनिंग करे। मीडिया शुड नॉट बी कम्प्लीमेंट्री, इनफैक्ट दे शुड कीप अ क्रिटिकल आई ऑन अस। मीडिया को कम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए कि हाँ हर चीज़ को जहाँ पे सरकार ने कुछ, जहाँ पे सरकार की नाकामियाँ रही वहाँ पे उसको ढकने का काम करे। सो मीडिया शुड नॉट बी कम्प्लीमेंट्री, इनफैक्ट दे शुड कीप अ क्रिटिकल आई ऑन अस सो दैट वी आर एबल टू फुलफिल द promises we have made to our people। तो इस तरीके से करंट डेवलपमेंट से भी आप अपनी ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर वन इज डिकंस्ट्रक्ट द टॉपिक और एंड डिफाइन दिस पार्ट। मतलब क्या है कि देखो, जब भी ये कहाँ पे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिकंस्ट्रक्ट करनी है टॉपिक को, या फिर डिफाइन करते चले जाइए और ऐसे की स्टार्ट हो जाएगी। और ये सबसे अधिक काम आती है हमारे पास फिलॉसफिकल टॉपिक जब हो। तो फिलॉसफिकल टॉपिक को हम लोग इसके लिए भी एक स्पेशली क्लास हम लोग देंगे, जहाँ पे कि हम मोस्ट ऑफ टॉपिक में देखेंगे कि फिलॉसफिकल टॉपिक यदि आ जाए तो उसकी ऐसे राइटिंग कैसे होती है। तो मान लो आपके पास फिलॉसफिकल टॉपिक पे ऐसे लिखनी है, तो यहाँ पे आपके पास दो तीन जो ब्रह्मास्त्र होगा। एक तो आपको मस्ट जो है एनिक्डोट्स लिखनी है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, आप डीकंस्ट्रक्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्यूशन तक पहुँच पाएंगे, आप ऐसे लिख पाएंगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि उतनी दूरदर्शिता वाली हमारी सोच डेवलप। एग्जाम्पल मान लो, ये एग्जाम्पल से हम लोग पहले से परिचित हैं, फर्स्ट क्लास में भी हमने इसे देखा था। टॉपिक क्या है, लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। मतलब ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन बनने में एक लंबी जर्नी लगती है। इस पे मान लो ऐसे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे डिफाइन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मान लो यहीं से स्टार्ट है, ये हमारे पास ऐसे है। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ को डिफाइन कर देते हैं, तो बोलते हैं कि लाइफ इज़ नथिंग बट अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। लाइफ क्या, एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। It starts with the moment we are born and it comes to full cycle with our death। यही है लाइफ की परिभाषा। देन आफ्टर हमारे पार्ट में एक तो कीवर्ड लाइफ था, देन आफ्टर ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग को हम लोग डिफाइन मान लो करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट। मतलब जब भी आपकी जन्म होती है इंसान के तौर पे, तो आप मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग है। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग इज़ अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन ह्यूमन किंगडम। आप इंसान की प्रजाति में जन्म लिए हैं, ह्यूमन किंगडम में जन्म लिए हैं, दैट्स वाई यू आर ह्यूमन बीइंग। इसमें आपकी कोई योगदान नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग बट नॉट नेसेसरली बीइंग ह्यूमन। हम लोग इंसान तो हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन, इंसानियत हम में है या नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा, बाद की बात है।
बिकॉज बीइंग ह्यूमन इज अ वर्च्यू। बीइंग ह्यूमन, मानवता होने के लिए क्या होना चाहिए? यह एक वर्च्यू है, दैट इज डिजायरेबल ट्रेट्स है, जो आप चाहते हो, यह एक वैल्यू है। कंपेशन, काइंड, वार्म हार्टेड, इंक्लूसिव, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, करेज, टॉलरेंस, इनोवेटिव, ये सभी चीज यदि है देन यू आर अ बीइंग ह्यूमन, आप में मानवता है। सो उसके बाद जब हम ये लिख लेंगे, इसके बाद देन आफ्टर बीइंग ह्यूमन इज अ मॉरल इथिकल कंसेप्ट। बीइंग ह्यूमन होना क्या है? क्या यह एक मॉरल और इथिकल कंसेप्ट है। फिर हम बताएंगे कि देखो इसी कीवर्ड से निकलेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग क्यों चाहते हैं बीइंग ह्यूमन बनना, तो इसका सिग्निफिकेंस ये क्या होगा? बीइंग ह्यूमन का सिग्निफिकेंस बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल देमसेल्व्स, इट गिव्स अ सेंस ऑफ जॉय, peace of mind, it establishes your credibility in society, it improves social status, prestige in the society, you become a man of your words, it help in resolving the problems associated with cognitive dissonance. Then after, तो ये तो था क्या? ये सभी चीज़ जब हम इंसान बीइंग ह्यूमन होता है तो वो इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिविजुअल तौर पे उसे क्या बेनिफिट्स होती है, और इसका बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, सोसाइटी में क्या इसकी बेनिफिट्स होगी। तो गांधी जी ड्रीम ऑफ राम राज्य विल बी अचीव्ड, ओवरकम और इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स लाइक मर्डर, लाइक रेप, ये सभी चीज़ क्या हो जाएगा? जब एक इंसान में मानवता आएगा देन आफ्टर क्या होगा? ये चीज़ खत्म हो जाएगा। It will help in establishing harmony, cohesion in the society. There would be essence of community living. Crime rate will be reduced. तो ये चीज़ से भी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आप जो है मेनली टॉपिक को जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिए, डिकंस्ट्रक्ट कर दीजिए और धीरे धीरे आपके रास्ता ओपन होते चले जाइएगा और वो चीज़ ऐसे राइटिंग होते चले जाएगा। सो इसके बाद एक और एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग देखते हैं, ये भी एक फिलोसफिकल टॉपिक ही है। जैसे टॉपिक मान लो क्या है, क्विक बट स्टडी विंस द रेस। ठीक है, क्विक बट स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे भी हम लोग अपने टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो क्विक को पहले जब हमें डिफाइन करना होगा तो हम इसमें एक डिफरेंस बता देंगे कि क्विक इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेस्ट। हेस्ट क्या होता है? हेस्ट जो है वो निगेटिवली कनोटेड होता है। इट मीन्स यू रिएक्ट रेदर देन रिस्पॉन्स। आप क्या करते हो? बहुत जल्दबाजी में रिएक्ट कर लेते हो, रिस्पॉन्सिव नहीं बनते हो। इट मीन्स यू आर इम्पल्सिव। हेस्ट डिसीजन आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिडिटी। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना देंगे। देन आफ्टर क्विक जो है, क्विक इज पॉजिटिवली, तो लिखेंगे फिर वाइल quick is positively connotated, it means you are alert, responsive, decisive, constructive, multitasker and visionary. So एक तो ये हो गया हमारा, क्विक को हमने डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। देन आफ्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी? स्टेडी का मतलब होता है यू आर सस्टेनेबल, यू हैव पेशेंस, यू हैव डिसिप्लिन, यू आर कंटिन्यूअस, टॉलरेंट एंड इट एड्स इथिकल डायमेंशन इन योर पर्सपेक्टिव। देन आफ्टर जो रेस की मतलब है, ये कैसा रेस है, क्या कौन सी रेस, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? इज द रेस अबाउट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और सोशल वेलफेयर, या फिर बोथ सेल्फ फुलफिलमेंट? तो हम क्या चाहते, क्या है हमारा रेस, क्या है? सो इस तरीके से टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करके भी हम ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? क्या? क्रिएटिंग टू अल्टरनेटिव सिचुएशंस। अब मान लो ऐसे राइटिंग करनी है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? पैराडॉक्स से स्टार्ट किया। आपने क्या किया? दो अल्टरनेटिव सिचुएशंस वहाँ पे से स्टार्ट किया। एक बातें बिल्कुल यहाँ से ध्यान से समझनी है। अभी तक हम लोग, चूँकि मुझे ये ऑनलाइन लेक्चर को रिकॉर्ड करनी है, देन आफ्टर आपके पास ये पहुँचेगी, तो ज़रूरी नहीं कि मैं काफ़ी इसे स्लो बोलूँ और उसके बाद आपको थोड़ा समय दूँ लिखने के लिए। इसकी PDF भी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप आराम से जितनी सारी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आपको अपने जो नोटबुक में नोट करनी है। इवन जितनी टॉपिक लिखा है, जितना एग्जाम्पल्स लिखा है, दैट विल हेल्प यू इमेंसली व्हेन यू राइट और व्हेन यू स्टडी फर्दर। तो अभी बस, और बहुत कुछ अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा,
अभी हम लोग पूरी क्लास कवर कर लेते हैं। अभी जैसे जैसे चल रहा है टोटल 5 to 6 लेक्चर आई थिंक होगी ऐसे राइटिंग में, 1 लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फॉर फिलोसफिकल टॉपिक के लिए। और अभी डिले इसलिए हुआ बिकॉज मेरी हाउस शिफ्टिंग हो रही थी, दैट्स वाई 1 वीक से ऐसे नहीं आया था, बट होप सो मैं अभी इस वीक में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। सो आपको करना क्या है, हर कुछ को भी नोट करते चले जाना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं इसलिए भी इतनी फास्ट में चाह रहा हूँ बिकॉज मुझे बस ये रिकॉर्ड करनी है और आपके पास ही उसके बाद ये जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, पैराडॉक्स से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, दैट इज आप 2 अल्टरनेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल जैसे है क्रिएटिंग पैराडॉक्स बाय कंपेयरिंग 2 पर्सनैलिटीज। एग्जांपल, वन इज एपीजे अब्दुल कलाम सर एंड अनदर वन अयूब खान। बोथ वेयर न्यूक्लियर साइंटिस्ट बट अयूब खान सोल्ड ऑल हिज न्यूक्लियर कोड टू यूएसए। तो यहाँ से जो है एक इंसान की इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी से पता चलता है, और एक इंसान की जो है जो अपने नेशन के प्रति जो वफादारी है वो चीज़ यहाँ से दिखती है। तो हम इस तरह से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और एक पैराडॉक्स देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल से इस तरह का टॉपिक आपको अक्सर देखने को मिलता है। जैसे मान लो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बात जब हो रहा हो कि डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी राइज कर रहा हो और इसके बारे में आपको ऐसे लिखनी है। तो एग्जाम्पल, डिफेंस एक्सपेंडिचर वेदर इट इज़ नेसेसरी और एक्स्ट्रावेजेंट, यही मान लो ऐसे की टॉपिक थी कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो इतनी बढ़ रही काफ़ी तेज़ी से, वो नेसेसरी है या फिर एक्स्ट्रावेजेंट है, फालतू की खर्च हो रही। तो हम लोग इसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं विरोधाभास से, पैराडॉक्स से। वन हैंड वी आर एंटरिंग इनटू मल्टी बिलियन डील्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। अदर हैंड we don't have enough budget to invest in social infrastructure। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं लाइक इंडिया एक्सपेंड्स इट्स 19% एक्सपेंडिचर टू डिफेंस एंड फॉर एजुकेशन ओनली और हेल्थ ओनली 1 or 2% ऑफ GDP आर एक्सपेंडेड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराडॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप जो है दोहा से भी स्टार्ट अपनी ऐसे को कर सकते हैं, लेकिन दोहा लिखने में 2 बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट का कहने का मतलब क्या है, जैसे मुझे ये वाली लिखनी थी, मान लो दोहा लिखनी थी अपने ऐसे राइटिंग में, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ऐसी वाणी, मतलब जो आप हिंदी में लिखते हैं वाणी बोलिए, इस तरीके से नहीं लिखनी है। इसे आपको लिखनी है तो जो आप व्हाट्सएप मैसेज में लिखते हो ना, क्या कर रहे हो, KYA क्या KR कर रहे हो, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो, सेम लैंग्वेज। मतलब ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। देन आफ्टर आपको पता है, आप जब भी कुछ दोहा कोट्स लिखते हैं, देन आफ्टर आपको क्या लिखनी है, देन आफ्टर आपको उसकी रेलिवेंस लिखनी है। मतलब बाय दिस लाइन पोएट्स वांट टू टेल कि यू हैव टू स्पीक दोज टाइप ऑफ लैंग्वेज विच विल बी सूथिंग टू लिसनर्स एज वेल एज यू। देन आफ्टर हम लोग कन्वर्सेशन से भी अपनी ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। कन्वर्सेशन मतलब 2 पर्सन की मीटिंग हो रही है, 2 लोग बात कर रहे हैं, उसके बातों को हम लोग क्या करेंगे, कोट करके डाल देंगे। देन आफ्टर अपनी ऐसे को स्टार्ट करेंगे। ये कुछ 8 वेज है जहाँ से कि क्या कर सकते हैं हम अपनी पूरी ऐसे को 8 वेज में कोई भी आप एक लेके ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें से 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2 या 3 मेरे ख्याल से। एक कोटेशंस की आप काफ़ी देखिएगा यूज़ होते हुए, सेकेंड वन इज़ एनेक्डोट्स, और जो भी फिलोसफिकल टॉपिक हो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर देते हैं टॉपिक को। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स भी है, आप इसको जगह जगह पे, अब जैसे ये वाला दोहा वाला चीज़ है, तो ऐसा नहीं है दोहा, मान लो कि आपने कोटेशन से स्टार्ट किया है तो बीच में कहीं आप दोहा नहीं डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग और कुछ बातें देखेंगे कंक्लूजन में भी, जब कंक्लूजन हमारा 2 तरीके से होगा उसे भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपके लिए जो है कुछ हमने यहाँ पे और सारे टॉपिक्स डाले हैं, और टॉपिक्स को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कई सारे टॉपिक्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बार मैं ऊपर इसे रीडिंग कर देता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक मान लो है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। तो इसे देखो कैसे एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया जाता है कि रमेश इज अ स्मॉल फार्मर हु मेजरली डिपेंड्स ऑन रेन फॉर हिज क्रॉप।
यहाँ पे बात हो रहा है डाटा कैसे आज का न्यू ऑयल है, वो बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट आस्किंग टॉपिक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि रमेश एक स्मॉल फार्मर है जो कि मेनली डिपेंड्स होता है जो मॉनसूनल रेन है, नेचुरल रेन है, उस पर वो डिपेंडेंट होता है फॉर दिस क्रॉप। अर्लियर ड्यू टू वैगरीज ऑफ मानसून, यहाँ पे वैगरीज में स्पेलिंग में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ए होगा यहाँ पे। तो वैगरीज ऑफ मानसून एंड अदर क्लाइमेटिक इवेंट्स ही यूज टू सफ़र अ लॉट विथ हैवी मॉनिटरली लॉसेस। जैसा कि मानसून की इरेगुलरिटीज़ होती है तो रमेश को काफ़ी इससे नुकसान हुआ। बट नाउ रमेश यूज टू गेट एडवांस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर फोरकास्टिंग विच इज़ मोस्टली एक्यूरेट फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन हिज मोबाइल। तो अब लेकिन क्या होता है, रमेश को सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन पहले से पता चल जाता है उसके मोबाइल पे बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद और क्या उसे पता चल जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स हिम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स ही नीड टू पुट इन। He now has information about the list price in the market for his produce through e-NAM and news with respect to field of agricultural research। देखो कितनी बातों के यहाँ पे आप ये सभी चीज़, कोई ऐसा नहीं कि आसमान से टपक के नॉलेज आया, आप जो चीज़ जीएस में पढ़ते हो। और ये रमेश भी कोई एक रियल कैरेक्टर नहीं है, एक एनिमेटेड, एक आर्ट, ये जो है फिक्शनल कैरेक्टर है। आप बस ये बता रहे हैं उसे कि डाटा का कितना इंपॉर्टेंस है आज के समय में। तो अब जो है रमेश विद द हेल्प ऑफ डाटा उसे इन्फॉर्मेशन क्या पता चल जा रहा है, उसे जो एक मॉनसून के बारे में पता चल जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ डाटा उसे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पता चल जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ डेटा उसे प्राइस पता चल जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में क्या प्राइसेस है उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। So this Ramesh story is just a small example about how data and technology is revolutionizing the lives of our people and nation at large. Few years ago, a mathematician from Europe called data is the new oil। यदि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो आप यहाँ से कोट कर सकते हैं कि डाटा इज द न्यू ऑयल किसने कहा था, तो मैथमेटिशियन फ्रॉम यूरोप ने इसने कहा। बट इट वाज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, बट नाउ वी आर रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसके बाद जो लिंकिंग स्टेटमेंट, इन दिस ऐसे we will discuss how data is going to be fuel the modern socio-economic world, how it revolutionizing numerous sectors of economy, how it drives the new way of living, and while discussing all this we will also have look of cavities of this new fuel। Let's begin। तो इस तरीके से हमने ये भी बता दिया, आगे हम क्या बात की चर्चा करेंगे। फंडा वही है, आपको वही लिखनी है जो चीज़ आपको हमने बताया अभी कि इंट्रो, देन आफ्टर उसकी जो है रेलेवेंस, देन आफ्टर लिंकिंग स्टेटमेंट। एक और टॉपिक मान लो जैसे है द वर्ल्ड नीड्स गांधी जी आइडियाज़ मोर देन एवर टुडे। और एक चीज़ जो हमने बात नहीं किया कि आप अपनी ऐसे की राइटिंग में टोटल 7 वे देखा, एक वे और उसमें आप ऐड कर सकते हैं, आप जो है किसी मूवी का रेफरेंस देके भी अपनी ऐसे को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो एक यहाँ पे ऐसे है जो कि कहता है, क्या समझते हैं, आपने मूवी देखा होगा लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें कि कैसे वो जो संजय दत्त रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ गांधीगिरी, उससे वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें क्या बताना था, गांधी जी की रेलेवेंस आज भी मतलब जितना पहले था उससे ज़्यादा अभी है। तो उस चीज़ को हम देखो मूवी से कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ लोकल हैंचमैन वरीड अबाउट अ प्रॉब्लम्स प्लस टेंस्ड अबाउट हिज रिलेशनशिप फॉल्स asleep in a library. An afternoon nap like any other day, however this day was different. He dreamed a dream and found all solutions to his issue in his dream. उसने अपने सपने में ही देखा सारे सॉल्यूशंस आफ्टर बीइंग गाइडेड बाय अ हिस्टोरिकल फिगर। और उसे गाइड कौन किया, हिस्टोरिकल फिगर। एंड व्हाट इज अ सिंपल सॉल्यूशन, इट वाज क्या था, दैट वाज गांधीगिरी। दी प्रीमाइस फ्रॉम दी, अब ऊपर की हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। द प्रीमाइस फ्रॉम दी पॉपुलर फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई मे बी अ वर्क ऑफ फिक्सन। तो कहता है कि यह हो सकता है एक फिक्सन है, एक काल्पनिक घटना है,
but it is not an exaggeration to say that Gandhigiri is the solution to many of the issue the world is facing today, and hence the world need Gandhi जी idea more than ever today. तो मूवी के रेफरेंस दे दिया, देन आफ्टर एक लिंक, उसके बाद जो लास्ट में लिंकिंग स्टेटमेंट लिख दिया, देन आफ्टर ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया. सो हमने देखा आज की क्लास में कंप्लीट हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. आई होप सो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट डे मतलब कल जो है क्या कंक्लूजन वाली लेक्चर 3 भी आ जाए. देन आफ्टर हम लोग 2-3 क्लास में डिस्कस करेंगे इंटायर बॉडी कैसे लिखे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके बाय. गाय घुस जाती थी खेत में एक किसान के, खेत में एक किसान के, और खा जाती थी जो भी मिलता माल बाप का मान के, माल बाप का मान के. एक दिन किसान ने धर लिया उसको मन में कुछ बढ़िया ठान के, दूर जाड़ में ले गया उसको और बांध दिया तान के. फिर वापस आके खुश हुआ जो मैं सदके जाऊं उस मुस्कान के, जाऊं उस मुस्कान के. वो भूखी प्यासी सोचे कोई खोलेगा उसे आन के, खोलेगा उसे आन के. वो चीखी चिल्लाई चुप हो गई, वो चीखी चिल्लाई चुप हो गई. उसकी काली पड़ गई खाल, पर किसने किसका हक मारा. राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही